इजरायल के लेबनान हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। हिज्ब के ठिकानों पर लगाए विस्फोटक, आईडीएफ ने एक साथ डेटोनेट किए विस्फोटक। इजरायली धमाकों से पूरा गांव तबाह। अमेरिका में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इजरायल पर ईरानी वज्रपात की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया है कि इजरायल पर हमले का समय निश्चित हो चुका है। इस बार का हमला 1 अक्टूबर के हमले से बहुत बड़ा और विनाशक होने वाला है। इसके साथ ही अरब के देशों को ऑपरेशन के बारे में अलर्ट कर दिया गया है। ईरान के कई मिसाइल बेस पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। ईरान में हलचल बढ़ती देख इजरायल और अमेरिका दोनों स्पेशल अलर्ट पर है। देखिए क्या है ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का ब्लूप्रिंट और कैसे इजरायल पर हमले करने की तैयारी हो रही है। ईरान पर 26 अक्टूबर को हुए इजरायली हमलों के जख्म सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। ये इजरायली हमलों के पहले और बाद की तस्वीरें हैं, जिनमें ईरान में हुए विनाश के निशान साफ नजर आ रहे हैं। अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल पर इससे कहीं ज्यादा विनाशक हमले करने के लिए उसकी सेना तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध घोषणा कर दिया है। पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान पर हमले का जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा। अगर इजरायल युद्ध विराम लागू करता है तो ईरान के हमले की तीव्रता कम हो सकती है। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि इजरायल पर हमले निश्चित हो चुके हैं। अगर वो जंग जारी रखता है तो हमले बहुत ज्यादा घातक होने वाले हैं। अमेरिकन मीडिया के IRGC कमांडरों के हवाले से रिपोर्ट है कि ईरान पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर हमला करने के लिए तैयार है। ईरान ने इजरायल पर हमलों की तैयारी पूरी कर ली है। इसके सबूत ईरानी मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरों से मिले हैं। ये ईरानी मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। मिसाइल बेस पर सैन्य गतिविधि तेज हो गई है। मिसाइल बेस पर बंकर के करीब मिसाइल के जाने वाले ट्रक नजर आ रहे हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का प्रवेश द्वार दिख रहा है। मिसाइल के साइलो और लॉन्च पैड पर हलचल नजर आ रही है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक इस बार ईरान ऐसे हथियारों से हमले की तैयारी में है जिनका इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके साथ ही इजरायल पर हमले के मुकाबले ज्यादा तीव्रता वाले वॉरहेड से हमले किए जाएंगे। ईरान की तबरेज मिसाइल बेस पर बड़ी हलचल देखी गई है। तबरेज मिसाइल बेस से मिसाइलें ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं। लोरिस्तान प्रांत में खुर्रमाबाद मिसाइल बेस पर 200 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की हैं। इसी तरह करमेन शाह के केनिस्ट कैनियन मिसाइल बेस पर भी 100 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की गई हैं। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान ने अरब के देशों को आगाह कर दिया है कि इजरायली हमले का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। आशंका है कि ईरान 5 नवंबर से पहले या फिर 5 नवंबर के बाद इजरायल पर हमले शुरू कर सकता है। ईरान ने मिस्र सहित कई देशों को हमले के बारे में जानकारी दी है।
ईरान ने कहा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस का तीसरा चरण बहुत जल्द शुरू होगा। इस बार हमले ज्यादा तीव्रता वाले और जटिल होंगे। ईरान ने तय कर लिया है कि 26 अक्टूबर के हमलों का बदला ऐसे हथियारों से लिया जाएगा जिन्हें इजराइल नाकाम ना कर सके। और 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान से 1 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लिया। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस। इजराइल के 80 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये फाइटर जेट इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस से होते हुए गुजरे। पहले चरण में इनका टारगेट ईरान के डिफेंस सिस्टम, मिसाइल बेस बने। इसके बाद दूसरे तीसरे चरण में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और सैन्य बेस पर हमले किए गए। अब ईरान 5 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर सकता है। आशंका है कि इस बार इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान के प्लान के मुताबिक हमले के लिए इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा। ईरान इजराइल के डिफेंस सिस्टम, एयर बेस पर हमले करेगा। इस बार सबसे ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो सकता है। 1 अक्टूबर को भी ईरान ने फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। लेकिन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए गए थे। लेकिन इस बार हाइपरसोनिक हमलों की गिनती बढ़ाई जा सकती है ताकि इजरायली डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक न पाए। इजराइल में इस वक्त 4 तरह के डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। इनमें एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम और अमेरिका से मिले थर्ड डिफेंस सिस्टम है। इजरायली डिफेंस सिस्टम पर पहले ही बहुत ज्यादा लोड है और अमेरिका जानता है कि स्वार्म मिसाइल अटैक को रोकने के लिए इजराइल के पास पर्याप्त ताकत नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपनी नौसेना को तैनात कर दिया है। ईरानी तैयारी और धमकी के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों सतर्क हो गए हैं। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में जल, थल और आकाश में पहरेदारी शुरू कर दी है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका के F-35 विमान तैनात हैं। इस कैरियर के साथ अमेरिकी नेवल बेड़े के 16 डिस्ट्रॉयर भी भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका के B-52 बॉम्बर भी इजराइल के आसपास गश्त लगा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में अमेरिका के टोही ड्रोन भी सक्रिय हैं, जिससे ईरानी हलचल पर नजर रखी जा रही है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिकी नेवी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और हमले ऐसे किए जाएंगे कि अमेरिका भी महाविनाश को रोक नहीं पाएगा। इजराइल के साथ साथ अमेरिका की नेवी पर अगर ईरान हमले करता है तो अरब में एटमी महासंग्राम की शुरुआत होने की आशंका बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल की पोर्ट सिटी अक्रे पर हमले हिजबुल्लाह ने अभी किए हैं रॉकेट से हमले और अक्रे के लोगों को बंकरों में जाने की चेतावनी दी। לא, המשטרה אומרת כל רגע שלא להתקרב. אלוהים ישמור. ये अक्रे शहर की तस्वीरें देखिए किस तरह से ये ताजा हमले हुए हैं। लोगों को कहा गया है कि वो बंकर में चले जाएं। ये हमले रॉकेट से हिजबुल्लाह ने अभी किए हैं और निशाना बनाया है रिहायशी इलाकों को। ये देखिए तस्वीरें, अफरा तफरी चारों तरफ है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है जहां पर ये रॉकेट गिरे हैं।
לא, 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 המשטרה אומרת... और इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य है उसकी सीमाओं के नजदीक प्रॉक्सी ऑपरेशंस को खत्म करना और उनके लड़ाकों को खत्म करके एक सुरक्षित बफर जोन तैयार करना। इसलिए गाजा को 5 टुकड़ों में बांटने का प्लान तैयार किया गया है और इस प्लान को लागू करने के लिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार कर दिया है। इजरायली सेना ने सीरिया में भी ग्राउंड ऑपरेशन चलाया है और ईरानी IRGC के ऑपरेटिव को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इजरायल ने किस तरह से ये सर्जिकल स्ट्राइक की। इन स्ट्राइक्स के पीछे इजरायल का असली मकसद क्या है? 7 अक्टूबर के हमलों के बाद ही इजरायल ने यह तय कर लिया था कि अपने सिर पर मंडराते खतरे को दूर करना है तो गाजा में हमास के लड़ाकों को खत्म करना होगा। लेकिन गाजा की जंग अरब महासंग्राम की चिंगारी बन गई और इजरायल प्रॉक्सी के हमलों से घिर गया। लेबनान, इराक और सीरिया से भी इजरायल पर प्रॉक्सी के हमले शुरू हो गए। इन हमलों से बचने के लिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया और अब इस ऑपरेशन की रेंज सीरिया तक हो गई। अब इजरायली सेना 3 फ्रंट पर ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। गाजा में हमास पर हमले किए जा रहे हैं, लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं और बीती रात इजरायली सेना ने सीरिया की सीमा में घुसकर गोलन पहाड़ी के करीब एक सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसकी तस्वीरें भी इजरायल ने जारी की हैं। इजरायली सेना रात में गोलन पहाड़ी के करीब सीरिया की सीमा में घुसी। 30 से ज्यादा जवान एक गांव में घुसे और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए इस सीरियाई नागरिक की तस्वीरें भी जारी की गईं, जिसका नाम है अली सुलेमान अल अस्सी। इजरायली सेना ने दक्षिणी सीरिया के सैदा में सर्जिकल स्ट्राइक की। सुलेमान पर आरोप है कि वो इजराइल सीरिया बॉर्डर पर IRGC के लिए जासूसी कर रहा था। सुलेमान ने गोलन हाइट्स पर इजरायली पोस्ट की जानकारी ईरान को दी। सुलेमान के इनपुट पर ईरानी प्रॉक्सी से इजरायली बेस पर हमले कराने वाला था। सीरिया के साथ साथ इजरायली नौसेना ने लेबनान में भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। अभी तक इजरायल दक्षिणी लेबनान में हवाई और ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। 1 नवंबर को इजरायल के नेवी कमांडो ब्रिगेड शेते 13 लेबनान के बेरूत के करीब पहुंच गई। बेरूत के करीब बतरौन में इजरायली नेवी ने हिजबुल्ला के एजेंट को गिरफ्तार किया। हमाद अहमास नाम के शख्स को गिरफ्तार कर इजरायल लाया गया। लेबनानी सेना को इजरायली ऑपरेशन की भनक 2 नवंबर की सुबह लगी। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से लेकर सेंट्रल लेबनान तक हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह और उसके एजेंट्स को गिरफ्तार कर रही है। ये इजरायली सेना के लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के एक हथियार कंपाउंड पर कब्जा कर लिया। इस इलाके में हिजबुल्ला ने मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटक रखे हुए थे। हिजबुल्ला ने ये हथियार एक पहाड़ी गुफा में छिपाए थे और इन हथियारों से इजरायली ग्राउंड फोर्सेस पर हमले होने वाले थे। इजरायली सेना को पहाड़ी गुफाओं में हिजबुल्ला के कई हथियार गोदाम मिले हैं। इन गुफाओं में बड़े पैमाने पर मिसाइलें, विस्फोटक रखे गए थे। इसके अलावा गुफाओं के अंदर कई दिन तक ठहरने के लिए खाना पानी और दवाएं रखी मिली हैं। इन्हीं गुफाओं से निकलकर हिजब लड़ाके इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं।
इजरायली सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्ला और हमास के हाइड आउट यानी छिपने के ठिकाने हैं। हिज्ब ने भी हमास की तरह ही अंडरग्राउंड बेस बना रखे हैं। इजरायली सेना ने गाजा में भी अंडरग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें जारी की हैं। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना हमास की सुरंगों में ऑपरेशन चला रही है। इन सुरंगों में हमास का बड़ा नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। हमास की सुरंगों में रॉकेट बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां मिली हैं। इसके अलावा सुरंगों के अंदर कई तरह के विस्फोटक और मशीनरी मिली है। इजरायली सेना के लिए ग्राउंड ऑपरेशन में सबसे बड़ी अड़चन यही अंडरग्राउंड ठिकाने हैं और इनको तबाह करने के लिए इजरायली सेना को जमीन में 30 से 60 फीट तक नीचे उतरना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका में चुनावी नतीजे आने वाले हैं। पुतिन को उम्मीद है कि सरकार बदली और ट्रंप जीत गए तो रूस यूक्रेन के बीच समझौते की कोशिश शुरू होगी। इसी वजह से रूस ने पूरी ताकत लगाकर यूक्रेन के अधिक से अधिक इलाकों पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है ताकि समझौता रूस की शर्तों पर हो। पुतिन को डर यह भी है कि नई सरकार आते ही यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दिए जा सकते हैं। इसकी वजह रूस में नॉर्थ कोरिया की सेना का आना है। रूस दोनों हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यूक्रेन में एक बार फिर जारी है कब्जे की जंग। रूस की सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। हर दिन नए इलाकों को कैप्चर कर रही है। रूस के इस मिशन की वजह है अमेरिकी चुनाव। अमेरिका में अगर सत्ता बदली और ट्रंप ने चुनाव जीता तो यूक्रेन रूस में समझौता हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि बातचीत की टेबल पर रूस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। रूस ने युद्ध की रफ्तार को तेज करते हुए हमले की रफ्तार बढ़ा दी है और घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन में इस्कंदर मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। युद्ध में रूस ने आधुनिक ड्रोन उतार दिए हैं। क्लस्टर बम से तबाही मचाई जा रही है। रूस ने नॉर्थ कोरिया से सैनिक मांगने के बाद अब फिर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव से मदद मांगी है। यूक्रेन में बहुत बड़ी जीत हासिल करने के लिए सैनिकों की कमी की वजह से कादिरोव को पुतिन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एक रिपोर्ट में दावा है कि कादिरोव से 84,000 सैनिकों की मांग की गई है। रूस और चेचन फोर्स के बीच नई डील की गई है। हर महीने रूस ने चेचन फोर्स से 30,000 जवानों की मांग की है। अमेरिका का यह ड्रोन यूक्रेन की नई ताकत बना है। V-BAT नाम का यह ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ करता है, इसलिए यह कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यूक्रेन ने अमेरिका से 100 और नए ड्रोन की मांग की है। इस ड्रोन से यूक्रेन रूस के एक बक एयर डिफेंस को भस्म कर चुका है। रूस ने खार्किव में इसका बदला लिया है।
खार्किव में सेना के ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया गया। इस्कंदर मिसाइल के हमले में 30 सैनिकों की मौत हो गई। रूस ने नेशनल गार्ड एकेडमी को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस की कोशिश है खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा हो जाए, ताकि अगर अमेरिका के जरिए समझौता होता है तो रूस की सीमा के साथ एक बफर जोन बनाया जा सके। खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। खार्किव यूक्रेन की पहली राजधानी थी। खार्किव में रूस के समर्थकों की बड़ी तादाद है। रूस अब तक कीव पर जीत हासिल नहीं कर सका है, इसलिए खार्किव को कब्जे में लेकर रूस एक बड़ी जीत की कोशिश में है। अमेरिका से नए हथियार आने से पहले रूस यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। दूसरी तरफ डोनेस्क में भी कब्जे का अभियान तेज है। रूसी सेना ने डोनेस्क के एक और इलाके पर कब्जा जमा लिया है। दीपरो के किनारे भी कब्जे की जंग तेज है। रूस की सेना ने मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा जखीरा तैयार रखा है, जिससे यूक्रेन के तमाम गोदामों को नष्ट किया जा रहा है। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के पास अमेरिकी या दूसरे देशों से आए हथियारों को रखने की कोई जगह ना बचे। इस दौरान रूस को यूक्रेनी फौज के एक सीमित दायरे में समेटने की भी कोशिश है, ताकि यूक्रेनी फौज को रूसी बॉर्डर से दूर किया जा सके। यूक्रेन को कई लॉन्ग रेंज हथियार मिलने वाले हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस भी मजबूत होने जा रहा है। यूक्रेन में हवाई हमले करना मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस के शहरों को खतरा है। रूस को लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया से सैनिकों के आने के बाद अमेरिका और नेटो से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार मिलेंगे। रूस किसी भी तरह अमेरिका में नई सरकार बनने से पहले एक मजबूत स्थिति हासिल करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात चीन के उस प्लान की जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। ये वो प्लान है जिसके जरिए शी जिनपिंग और उनकी सेना अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त करना चाहती है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत समुद्र के हर फ्रंट पर अमेरिका को घेरना चाहता है। इसके लिए ड्रैगन तेजी से अपनी समुद्र शक्ति बढ़ा रहा है। चीन अब ऐसा रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अमेरिका की समुद्र शक्ति को चुनौती देने के लिए चीन छटपटा रहा है। अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ने के लिए ड्रैगन पूरी ताकत लगा रहा है। जिनपिंग अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनके वश में है। अमेरिकी नेवी को टक्कर देने के लिए चीन अब नए प्लान पर काम कर रहा है। चीन रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। चीन के इस प्लान का खुलासा प्लैनेट लैब की सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। यह है वो सैटेलाइट तस्वीर जिससे पता चला है कि चीन खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण गुआंगडोंग के शिपयार्ड पर हो रहा है। प्लैनेट लैब ने यह तस्वीर 23 अक्टूबर को ली है। तस्वीर से साफ है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बनावट और आकार बहुत अलग है। यह चीन के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से बिल्कुल अलग है।
चीन के इस रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका को चुनौती देने के लिए कर रहा है। दरअसल अमेरिका के मुकाबले चीन की समुद्र शक्ति कहीं नहीं ठहरती है। चीन अमेरिका के वर्चस्व को खत्म कर सुपर पावर बनना चाहता है। यही वजह है कि वो अपनी नौसेना की शक्ति को अमेरिकी नेवी से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। चीन पहले ही अत्याधुनिक और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है, जिसका नाम है फुजियान। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 78 मीटर है। इसका वजन 80,000 टन से ज्यादा है। लंबाई, चौड़ाई और वजन की तुलना में ये अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या के मामले में चीन अमेरिका से बहुत पीछे है। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसकी तुलना में चीन के पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका से पीछे रहना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पसंद नहीं। यही वजह है कि वो तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर और खतरनाक युद्धपोत बनवा रहे हैं। चीन की ताकत जिस भी दिन अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी, वो सुपर पावर से डरना छोड़ देगा और समुद्र में अपनी विस्तारवादी योजना को नया आकार और प्रकार देगा। इसी योजना के तहत समुद्री इलाकों पर कब्जे का अभियान लॉन्च कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। स्पेन का वेलेंसिया इलाका बाढ़ की तबाही का सामना कर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से इतनी तेजी से सैलाब आया कि 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई। लोगों से सहानुभूति जताने स्पेन के राजा और प्रधानमंत्री इस इलाके के दौरे पर गए थे, लेकिन पब्लिक ने गुस्से में राजा और प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछाला। चारों तरफ गुस्साई भीड़ थी और कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ मौजूद थे स्पेन के राजा और प्रधानमंत्री। अचानक नारेबाजी कर रहे लोगों ने राजा की तरफ कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। किंग फिलिप और उनकी पत्नी क्वीन लेटिसिया स्पेन में बाढ़ प्रभावित वेलेंसिया इलाके का दौरा करने गए थे। बाढ़ की वजह से लगातार मौतों की वजह से लोग सरकार को हत्यारी कह रहे हैं। किंग फिलिप के साथ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी मौजूद थे। लोग बाढ़ से हुई तबाही और मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि पहले से सैलाब को रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। इसके बाद स्पेन के राजा और पीएम को अपना दौरा अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान लोगों ने पीएम की गाड़ी पर भी हमला किया। स्पेन में बाढ़ से 211 लोगों की मौत हो चुकी है। 1900 से अधिक लोग सैलाब के बाद से लापता हैं। हजारों लोगों के पास रहने की जगह नहीं बची है। स्पेन के पूर्वी शहर वेलेंसिया में 29 अक्टूबर को सिर्फ 8 घंटे में साल भर जितनी बारिश हो गई थी। इससे अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में राहत कार्य के लिए सेना के 1000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया। हालांकि लोगों का आरोप है कि सरकार की मदद काफी नहीं है।
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बाढ़ की वजह ठंडी और गर्म हवाओं का मेल है। इन दोनों के मेल से घने बादल बने, जिससे भारी बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच इजराइल के नहारिया पर हिज्ब के हमले, हिजबुल्लाह ने किए कई रॉकेट हमले। नहारिया में गूंजे रेड अलर्ट सायरन। गाजा की जंग का विस्तार अब पूरे अरब में हो चुका है और गाजा लगभग समतल हो गया है। लेकिन इजराइल की सुरक्षा के नाम पर बेंजामिन सेना का नरसंहार गाजा में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल अपने इस नरसंहार को जायज ठहराने के लिए हर रोज एक नई दलील देता है, जो कुछ समय बाद जांच में प्रोपेगेंडा साबित होता है। इजराइल का एक ऐसा ही प्रोपेगेंडा सिनवार को लेकर था। इजराइल बार बार यह कहता रहा कि बंधकों को शील्ड बनाकर सिनवार टनल में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है। लेकिन सिनवार की मौत के बाद इजराइल के दावे प्रोपेगेंडा साबित हुए। अब सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार की मौत के 3 दिन पहले से ही उसने कुछ नहीं खाया था। इस सच के सामने आने से सिनवार के ऐशो आराम का दावा भी प्रोपेगेंडा साबित हुआ। तारीख 16 अक्टूबर, जगह राफा, गाजा। सोलह अक्टूबर की इस तस्वीर को गाजा कभी नहीं भूल सकता। यह हमास के पूर्व चीफ याह्या सिनवार का आखिरी वीडियो था। यह वीडियो उस ड्रोन में लगे कैमरे से शूट किया गया, जिसे इस इमारत में हमास लड़ाकों की टोह लेने के लिए भेजा गया था। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सिनवार के शव की थी, जिन्हें जारी कर इजराइल को लगा था कि याह्या सिनवार और हमास का अंत हो चुका है। लेकिन अब याह्या सिनवार को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसने हमास और बाकी प्रॉक्सी संगठनों में नया शक्ति संचार कर दिया है। और ईरानी प्रॉक्सी ने एकजुट होकर इजराइल के सर्वनाश की कसम खा ली है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी इरना की रिपोर्ट में सिनवार पर बड़ा खुलासा हुआ है। इन खुलासों का आधार याह्या सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। दावा है कि मौत से 3 दिन पहले सिनवार ने कुछ नहीं खाया था, यानी सिनवार मौत से 72 घंटे पहले से भूखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ मौजूद लोगों के भी भूखा होने का दावा है। सिनवार की मौत को लेकर हुए इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में इजरायली सरकार और सेना पर सवाल उठ गए हैं। सवाल उठने की वजह वो दावे हैं जिनके आधार पर इजरायल ने UNRWA को गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने से बैन कर दिया था। उनतीस अक्टूबर को इजरायली संसद में एक बिल पास किया गया था। इस बिल के जरिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर गाजा के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने से रोक लगा दी गई, जिसके बाद अब गाजा में UNRWA मदद नहीं पहुंचा पा रहा। दरअसल इजरायल दावा करता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देशों से जो मदद गाजा पहुंचती है, उसे हमास लड़ाके आम फिलिस्तीनियों से लूट लेते हैं। और इसी के दम पर वो इजरायल से जंग लड़ रहे हैं। यही वजह है कि इजरायल ने इस मदद पर बैन लगा दिया है। लेकिन याह्या सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ, वो इजरायल के इस दावे को झूठा साबित कर रहा है। याह्या सिनवार की मौत 16 अक्टूबर को हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उसे 3 दिन से खाना नहीं मिला था।
जबकि इजराइल ने UNRWA की गाजा में मदद पर रोक 29 अक्टूबर को लगाई। सवाल उठता है कि अगर वाकई हमास लड़ाके राहत का सामान लूटते हैं तो याह्या सिनवार 3 दिन से भूखा क्यों था? अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमास के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर गाजा के बाशिंदों को भूखा मारना चाहता है। ताकि वो हमास लड़ाकों के खिलाफ हो जाएं और जंग में इजराइल की मदद करें। सिनवार को लेकर हुए खुलासे के बाद पूरी दुनिया में इजरायली सरकार के उस प्रोपेगेंडा पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसमें उसने दावा किया था कि सिनवार और हमास के टॉप कमांडर सुरंगों में ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं।